नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास देख रहे हैं। यह इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम औद्योगिकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, धन का निष्कासन, रेल का निष्कासन, आर्थिक नीतियों का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। भू राजस्व व्यवस्था पर टिप्पणी करें। तो इसे हम ये प्रश्न है, इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे कि ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था, तो पहला होगा माल गुजारी व्यवस्था थी। ये द्वैध शासन के तहत लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाई गई थी। इसमें बोली लगाई जाती थी और बोली लगाने पर जो जीतता था, जो सर्वाधिक बोली लगाता था, उसे ही राजस्व वसूली का अधिकार दिया जाता था और इसके लिए वह उप दीवान की नियुक्ति करता था। ठीक है। तो दूसरा देखेंगे इजारेदारी। तो इजारेदारी वारेन हेस्टिंग्स के समय लाई गई थी और यह भी ठेके पर देने की व्यवस्था थी। ठीक है, 5 वर्ष के लिए ठेका दिया जाता था और राजस्व वसूली जो थी वो कलेक्टर नाम का व्यक्ति करता था। तो कलेक्टर पद यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ठीक है। फिर उसके बारे आगे हम बताएंगे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। हम इसको पहले वीडियो में विस्तार से देख चुके हैं, तो यहाँ नहीं देखेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, फिर उसके बाद हम महालवाड़ी बंदोबस्त। इन 5 बंदोबस्त यानी भू राजस्व व्यवस्थाओं को बताने के बाद हम इसमें बताएंगे कि भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। तो भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का या ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भूमि जो थी वो हस्तांतरणीय हो गई। हस्तांतरणीय मतलब हो गया क्रय विक्रय योग्य हो गई। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, भूमि का विखंडन बढ़ा। जब भूमि का विखंडन बढ़ा तो संयुक्त परिवार भी टूट गए। तो कहीं न कहीं इसने क्या किया, संयुक्त परिवार को विखंडित किया। तो ठीक, अब हम आगे देखते हैं समाज का आर्थिक विभाजन भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, समाज का अब आर्थिक रूप से विभाजन होने लग गया। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। तो जब खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई तो अकालों में वृद्धि हुई। ठीक, अब आगे देखते हैं तो महाजनी प्रथा भी प्रारंभ हुई। महाजनी प्रथा प्रारंभ हुई तो किसान महाजनों से ऋण देने लग गए और जब उससे उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ी और ऋणग्रस्त जो किसान थे वो कहीं न कहीं भूमिहीन मजदूर में तब्दील होने लग गए। कृषि क्षेत्र में नवीन वर्गों का उदय हुआ। कृषि क्षेत्र में नए वर्ग कौन से आए, अनुपस्थित जमींदार, महाजन और साहूकार। महाजन और साहूकार किसको को ऋण देते थे। अनुपस्थित जमींदार वह था जो राजस्व वसूली करता था। अनुपस्थित जमींदार इसलिए कहा जाता है कि यह कहीं दूर से आया हुआ था और उस क्षेत्र के बारे में या उस भूमि के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। आगे कृषक एवं जनजाति विद्रोहों का कारण भी बना। तो इस तरह से हम भारतीय समाज पर भू राजस्व नीतियों का या ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव देखते हैं। अब हम इसके आर्थिक प्रभाव की अगर बात करें तो इसका आर्थिक प्रभाव हम देखते हैं तो एक तरफ कृषकों का शोषण बढ़ता है, कुटीर उद्योगों का विनाश होता है, भारत का विऔद्योगीकरण होता है। जब भारत का विऔद्योगीकरण होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो उल्टा प्रवसन होता है, अर्थात शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ लोग पलायन करते हैं। इससे कृषि जनसंख्या पर का दबाव पड़ता है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। ठीक है। कृषि जनसंख्या पर जब दबाव बढ़ता है तो इससे भूमिहीनता बढ़ती है। जब भूमिहीनता बढ़ती है तो लोगों में असंतोष पैदा होता है और यही असंतोष विद्रोह का रूप ले लेता है। तो इसी तरह हम देखते हैं तमाम कृषक विद्रोह हुए हैं। इसके साथ ही धन निष्कासन भी आरंभ हुआ। तो ये हमने देखा आर्थिक प्रभाव, नकारात्मक आर्थिक प्रभाव। ठीक, अब हम देखेंगे कौन से सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़े थे भू राजस्व नीतियों का। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से संपर्क स्थापित हुआ। राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है, एक नेशनल लेवल पर इकोनॉमी बनने लग गई, नेशनल इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित होने लग गई भारतीय अर्थव्यवस्था। आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हो गई। ठीक, और यातायात एवं संचार साधनों का विकास हुआ। ठीक, इसके साथ ही बैंक, स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि की भी स्थापना हुई। कर व्यवस्था, बजट, कृषि मंत्रालय, अकाल नीति, श्रम नीति इत्यादि का विकास हुआ।
ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय समाज पर भू राजस्व नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक समाज पर क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। अब आगे एक प्रश्न और देखते हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीति की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए यह समझाएं कि कैसे इसने यहाँ के किसानों वनवासियों को गरीब बनाया। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की विशेषताएं यहाँ बताएंगे, ठीक, और फिर बताएंगे इसने किसानों और वनवासियों को कैसे गरीब बना दिया। तो सबसे पहले पहले पार्ट में क्या बताएंगे कि जो तत्कालीन भारतीय व्यवस्था थी, ठीक है, वो कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था। कृषि तथा हस्तशिल्प का आपसी समन्वय था, भूमि पर दबाव कम था, भूमि हस्तांतरणी नहीं थी, उद्योग धंधे विकसित थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आते हैं यहाँ पे और जो आर्थिक नीतियाँ वो लेके आते हैं, इससे इस तंत्र को तोड़ दिया गया। स्थानीय स्तर पर जमींदार को शक्तिशाली बनाया गया, नई भू राजस्व पद्धतियाँ लागू की गई, ठीक है। तो ये हम दिखाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में दिखाएंगे क्या कि ब्रिटिश आर्थिक नीति की क्या विशेषताएं थी। तो यह औपनिवेशिक हितों के अनुकूल थी, है ना, ज़्यादा ज़्यादा औपनिवेशिक हित पूरे हो रहे हों, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। अधिकतम भू राजस्व वसूली पर ध्यान था। शोषक वर्ग का यहाँ पर विकास किया इसने, जैसे मध्यस्थों की श्रृंखला पूरी हो गई, जमींदार वर्ग आ गया, महाजन और साहूकार आ गए। और इसके साथ ही इसने कृषि का वाणिज्यीकरण किया और धन निष्कासन की नीति के द्वारा अधिकतम धन का निष्कासन करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की क्या विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं इसने किसानों एवं वनवासियों को गरीब कैसे बनाया। तो सबसे पहले नगद कर वसूली प्रारंभ की। इससे किसान जो हैं उनके पास नकदी होती नहीं थी, तो साहूकार महाजनों के चंगुल में फंस गए, जिससे वे ऋण जाल में फंस गए। और जब ऋण जाल में फंस गए तो इस ऋण जाल से कभी निकल नहीं पाए और वे गरीबी के दुष्चक्र में फंसते चले गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भू राजस्व नीतियाँ नगद कर वसूली को बढ़ावा देती हैं, जिससे ऋण जाल में फंसते हैं किसान और वनवासी दोनों, और गरीबी का दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इसके साथ ही कृषि का वाणिज्यीकरण होता है। इससे निवेश में वृद्धि करनी पड़ी, अर्थात जब कृषि का वाणिज्यीकरण होगा, नकदी फसल उगाई जाएगी, तो उसमें कृषकों को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा खेती में, ठीक है। इसके साथ ही खाद्यान्न संकट भी उनके सामने पैदा होगा, क्योंकि जब नकदी फसल उगाई जाएगी, लाभ के लिए उगाई जाएगी, तो खाद्य फसलों का उत्पादन कम होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों कारणों से देखते हैं कृषि जो थी वो अलाभकारी हो गई, ठीक। इससे भी कृषकों की गरीबी बढ़ी। कुटीर उद्योग धंधे नष्ट होने से बेरोजगारी बढ़ी और उल्टा प्रवसन प्रारंभ हुआ, और इससे कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ गया, ठीक है। इससे भी कृषकों की दुर्दशा हुई। भूमि का हस्तांतरणी बना दिए जाने से, क्रय विक्रय योग्य बना दिए जाने से वनवासियों की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि उनका भूमि से भावनात्मक लगाव होता है। तो कहीं न कहीं भूमि जब बिक्री होने लग गई, उनका क्रय विक्रय होने लग गया, तो उनकी भावनाएं आहत हो गई, ठीक है। वन कानूनों द्वारा वन संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इससे वनवासियों की आजीविका का साधन छिन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों ने किसानों और वनवासियों को गरीब बना दिया। अब हम देखते हैं विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण का तात्पर्य क्या है कि परंपरागत जो भारतीय उद्योग हैं उनका विनाश हो जाए, उनका विनाश होना। ग्रामीण और हस्तशिल्प उद्योग, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं ग्रामीण और हस्तशिल्प उद्योग, ठीक है। तो अब इस पे हम एक प्रश्न देखेंगे, प्रश्न के प्रारूप में ही हम पूरा टॉपिक देखेंगे। तो 18वीं 19वीं सदी में भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए, ठीक है, कि भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य का पतन क्यों हुआ, उसके कारण हम देखेंगे। हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के पतन के क्या कारण परिणाम हुए, जब हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग का पतन हो गया तो इसका क्या परिणाम निकला। तो पहले तो हम कारण देखेंगे इसके, फिर उसके परिणाम देखेंगे। तो भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य के पतन का कारण, तो ब्रिटेन द्वारा अपने उद्योगों को संरक्षण देना, भारतीय वस्तुओं के आयात पर रोक तथा आयात शुल्क में वृद्धि। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने उद्योगों को संरक्षित किया और भारतीय वस्तुओं को अपने ब्रिटेन में आने से रोका और उन पर आयात शुल्क में वृद्धि कर दी। कंपनी द्वारा कच्चे माल के निर्यात पर बल दिया गया, ठीक है, कच्चे माल यहाँ से ले जाते थे, इससे भारतीय उद्योगों को कच्चे माल की अनुपलब्धता हो गई, उनको मिल नहीं पाता था। ब्रिटेन निर्मित माल का सस्ता होना, ब्रिटेन का माल जो सस्ता होता था, इससे भारतीय उद्योगों का हस्तशिल्प का माल नहीं बिक पाता था, क्योंकि इनका माल महंगा होता था।
ब्रिटेन की मुक्त व्यापार की नीति भी यहाँ पर भूमिका निभा रही थी। कंपनी द्वारा दस्तकारों एवं श्रमिकों को कम मजदूरी पर कंपनी के अंतर्गत काम करने को विवश करना, तो ये भी एक कारण था। रेलवे का विकास, रेलवे के विकास ने क्या किया, ब्रिटिश वस्तुओं को विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा दिया। ठीक है, पूरे देश को पाल दिया सस्ती वस्तुओं से, ब्रिटेन की सस्ती वस्तुओं से। देसी रियासतों का जब पतन हो गया तो भारतीय जो शिल्पकार थे, हस्तकार थे, उनके एक बड़े ग्राहक वर्ग स्वतः ही समाप्त हो गया, जिससे देसी उद्योगों के पतन को अवश्यम्भावी बना दिया। आगे देखते हैं हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों के पतन के क्या परिणाम हुए। तो यहाँ पर भी हम नकारात्मक परिणाम पहले देखेंगे। तो प्रमुख नगरों का पतन हुआ, जैसे कि ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, इन सब का पतन हो गया। इससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी तो कृषि उल्टा प्रवसन हुआ, उल्टा प्रवसन हुआ तो कृषि पर दबाव हुआ, और कृषि पर दबाव हुआ तो गरीबी में वृद्धि हुई। और इसके साथ ही हम देखते हैं विदेशी आय में कमी आई, क्योंकि भारतीय वस्तुओं का निर्यात घटा, जो कि पहले मिस्र, चीन, यूनान, रोम, अरब, यूरोप से होता था, अब निर्यात घट गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंत हो गया, कृषि एवं घरेलू उद्योगों का जो समन्वय था वो समाप्त हो गया। ठीक है, इसके साथ ही अब हम आगे देखते हैं इसके सकारात्मक क्या परिणाम पड़े। तो आधुनिक उद्योगों के विकास का आधार तैयार हुआ। ठीक है, तो आधुनिक उद्योग अब स्थापित होने लग गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय चेतना का भी विकास हुआ, जो कहीं न कहीं आगे राष्ट्रवाद में तब्दील होकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार किया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 18वीं 19वीं शताब्दी में भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य के पतन के क्या कारण थे, और हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों के पतन के क्या परिणाम हुए। अब हम आगे देखेंगे कृषि के वाणिज्यीकरण का देखेंगे। तो प्रश्न के देखते हैं, कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं। ब्रिटिश भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणामों की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। तो क्या है, कृषि ऐसे उत्पादों का उत्पादन जिससे व्यापारिक मुनाफा प्राप्त किया जा सके। तो कृषि क्षेत्र में ऐसे उत्पादों का उत्पादन जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके, है ना। कैश क्रॉप का, नकदी फसलों का उत्पादन, ठीक है, जिसमें नील, चाय इत्यादि वगैरह है। तो क्यों ऐसा किया गया, क्यों कृषि के औद्योगिकरण को या वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया गया। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो चुका था और वहाँ कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो जिसकी पूर्ति वो भारत से कर सकते थे, इसलिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। ब्रिटेन के निवेशकर्ताओं को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से, है ना, जो नील के, जैसे कि हम देख सकते हैं नील के बागान मालिक हैं, इन्होंने क्या किया था, नील की खेती में निवेश कर रखा था, उनको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए भी। किसानों से नगद भू राजस्व वसूली के लिए, कृषि उत्पादों का निर्यात के लिए, अधिकतम लाभ के लिए, चीन से व्यापार असंतुलन के लिए। ठीक है, तो चीन से व्यापार असंतुलन के लिए, चीन से जो व्यापार असंतुलन था उसे समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका परिणाम देखते हैं क्या हुआ कृषि के वाणिज्यीकरण का परिणाम। एक तो नकारात्मक परिणाम देखेंगे, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई, अकालों में वृद्धि हुई। किसानों की साहूकारों पर निर्भरता बढ़ी, इससे ऋणग्रस्तता एवं गरीबी बढ़ी। अत्यंत दूरस्थ विदेशी बाजारों पर कृषकों की निर्भरता बढ़ गई। ठीक है, भूमि के क्रय विक्रय को बढ़ावा मिला, जोत के आकार में कमी आई, मुकदमों की संख्या में भी इसके साथ वृद्धि होती है। ग्रामीण सौहार्द बिगड़ा एवं संघर्ष आरंभ हुए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सकारात्मक परिणाम। भारतीय बाजार का अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आधार तैयार हुआ, नए देशी पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, जिसने नए उद्योगों की स्थापना की। कृषि उत्पादन के विशेषीकृत क्षेत्रों का विकास हुआ, शहरी ग्रामीण संपर्क बढ़ा, राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कृषि के वाणिज्यीकरण क्या है, ये क्यों किया गया, और इसके क्या नकारात्मक परिणाम पड़े और क्या सकारात्मक परिणाम हुए। अब हम 10 धन निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो इस पे प्रश्न देखते हैं, धन निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके कारणों पर चर्चा करते हुए इसके प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बताना है, धन निष्कासन सिद्धांत, फिर इसके क्या कारण थे, फिर इसके क्या प्रभाव पड़े, उसकी समीक्षा करनी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अर्थ देखते हैं, धन निष्कासन का अर्थ क्या है। भारतीय धन संपदा का विदेशों में गमन और उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त न होना।
यह दो रूपों में हुआ, अर्थात मतलब सबसे पहले तो धन संपदा जो थी उसका विदेश में गमन हुआ और भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यह दो रूप में हुआ, एक तो मुद्रा के रूप में, दूसरा पदार्थों के रूप में। कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और कैश भी ले जाते थे। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत का उल्लेख अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। इसमें उन्होंने कहा कि आंतरिक कारक भारत की निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन द्वारा धन का निष्कासन यह इसका उत्तरदायी था। ठीक है, जो भारत में गरीबी है उसके लिए उत्तरदायी कौन था? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। और इसी के तहत उन्होंने अनुमान लगाया कि 200 से 300 मिलियन पाउंड का धन निष्कासन हुआ है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आर.सी. दत्त आगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत की पुष्टि भी कर देते हैं। तो ये था। अब हम देखते हैं धन निष्कासन के कारक या स्रोत कौन थे, कहाँ से धन निष्कासन के स्रोत या कारक। इसके तहत हम देख रहे हैं कि होम चार्जेस का मतलब है गृह प्रभार। इसमें होता क्या था कि इसमें इंग्लैंड में नियुक्त यूरोपीय अधिकारियों के वेतन भत्ते, सैन्य खरीदारी, भारत सचिव के ऑफिस का खर्च इत्यादि शामिल था। अंग्रेजी कंपनी के अधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन आदि भी इसमें शामिल थे। इसके साथ ही कंपनी द्वारा लिए गए सार्वजनिक ऋण पर जो ब्याज अदायगी होती थी वो भी कहीं न कहीं धन निष्कासन से संबंधित है। कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश भी धन निष्कासन का स्रोत है। व्यापार, उद्योग एवं बागान में निवेश की गई पूंजी पर जो आय होती थी, इसके साथ ही जो बैंक इंश्योरेंस के जो लाभ होते थे वो भी धन निष्कासन के स्रोत में शामिल हैं। विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज, ठीक है, तो जो विदेशी पूंजी निवेश होता था उस पर जो ब्याज दिया जाता था वो भी धन निष्कासन का स्रोत है। इंग्लैंड में भारतीय मुद्रा में रखा गया ब्याज मुक्त सुरक्षित कोष, ठीक है, तो इंग्लैंड में जो भारतीय मुद्रा में ब्याज मुक्त सुरक्षित कोष रखा गया था वो भी धन निष्कासन का स्रोत है। अब हम धन निष्कासन के प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था खोखली हो गई क्योंकि सर्वाधिक धन यहाँ से निष्कासित होकर इंग्लैंड भेज दिया गया। भू राजस्व के बोझ बढ़ा जिससे कृषक ऋणग्रस्तता बढ़ी, गरीबी का दुष्चक्र आया और किसान कृषि का पिछड़ापन प्रारंभ हुआ। तो भारतीय औद्योगिकरण में बाधा आई, दुर्भिक्षों की बारंबारता में भी वृद्धि हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तो अर्थव्यवस्था खोखली हुई, फिर भू राजस्व का बोझ बढ़ा तो गरीबी का दुष्चक्र आ गया, यहाँ पे कृषि का पिछड़ापन आ गया, भारतीय औद्योगिकरण में बाधा आई, दुर्भिक्ष भी बढ़े क्योंकि गरीबी बेरोजगारी बढ़ी जिसके कारण, ठीक है, दुर्भिक्ष यानी अकालों में भी वृद्धि हुई। अब इंग्लैंड में प्रभाव की बात करें तो तीव्र औद्योगिकरण संभव हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं जॉन सुलिवन की एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, ठीक है, स्पंज की तरह काम करती है जिसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे उसे लाकर निचोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं न कहीं जॉन सुलिवन ने भी धन निष्कासन की आलोचना ही की है, ठीक है, या उसका स्पष्टीकरण ही किया है कि धन निष्कासन कैसे होता था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश कालीन रेलवे ने भारत के आर्थिक शोषण व दरिद्रीकरण को बढ़ा दिया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो ब्रिटिश काल की जो रेलवे थी उसने आर्थिक शोषण और दरिद्रीकरण बढ़ाया है, तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो ब्रिटिश कालीन रेलवे के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आरंभ हुई और बॉम्बे से ठाणे के मध्य 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बताएंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक हितों की पूर्ति करना, ठीक है। इसकी पुष्टि डेनियल थॉर्नर एवं मैकफर्सन ने भी की है कि यह ब्रिटिश आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक हितों की पूर्ति के लिए रेल की शुरुआत की गई थी। निर्यात केंद्रों से बंदरगाहों को जोड़ना ताकि वहां से कच्चा माल और खाद्यान्न प्राप्त हो सके और वो उसे बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। सेना की गतिविधियों को सरल बनाकर विद्रोहों को दबाना, तो सेना की गतिविधियों को सरल बनाकर विद्रोहों को दबाना। इसके साथ ही कपास निर्यात बढ़ाकर, भारत से कपास का निर्यात बढ़ाकर अमेरिका पर निर्भरता कम करना, अमेरिका पर निर्भरता घटाना। रेलवे के निर्यात में पूंजी का निवेश कर आर्थिक लाभ कमाना, तो आर्थिक लाभ कमाना पूंजी का निवेश करके। अब यदि रेलवे के विकास के प्रभावों की बात करें तो यह दो रूपों में पड़ा। सबसे पहले नकारात्मक की बात करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण सुदृढ़ हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता नष्ट हो गई,
भारत की आर्थिक संरचना कमज़ोर हुई, भारत आयातक देश में परिवर्तित हो गया। इसके साथ ही भेदभाव में भी वृद्धि हुई, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो भारतीयों से रेलवे में भेदभाव करते थे, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में उनके साथ सफ़र नहीं करते थे या उन्हें वहाँ से भगा देते थे। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, जिससे खाद्य सुरक्षा संकट पैदा हुआ और अकाल में वृद्धि हुई। धन निष्कासन तीव्र हुआ, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। इसके बाद अगर हम सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो भौगोलिक एकीकरण हुआ, क्योंकि भौगोलिक दूरियां कम हुई, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ गया। भारतीय बाजार का एकीकरण हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक मेल मिलाप बढ़ा, जिससे राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, क्योंकि लोग एक दूसरे की समस्याओं से रूबरू हुए, जाने पहचाने। छुआछूत जात पात की कटुता में कमी आई, इससे सामाजिक एकीकरण हुआ। राष्ट्रवाद एवं विभिन्न गतिविधियों का प्रसारण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हुआ। तो राष्ट्रवाद की जो था और उसकी जो गतिविधियां थी, जो क्रियाकलाप थे, वो सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंच गए। इसके साथ ही राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण भी कहीं न कहीं मजबूत हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय रेलवे के क्या उद्देश्य थे और उसके क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़े। और लास्ट में एक निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष: रेलवे के निर्माण ने भारत में आर्थिक शोषण एवं दरिद्रता को बढ़ाया, किंतु इसने आधुनिक भारत के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस तरह से हमारा आंसर समाप्त होगा। एक प्रश्न और देख सकते हैं, ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास ने भारतीय समाज को एकजुट किया। परीक्षण करें तो जो ऊपर हमने प्रभाव देखे हैं, वहाँ से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन टैब को दबाएं। धन्यवाद।